ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश शर्मा और आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हमारा ये सायंकालीन पॉडकास्ट। अभी तक की खबरों में सबसे पहले एक नजर कोविड-19 के संक्रमण से पैदा हालात पर। भारत में 27,74,801 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 60,868 लोग इस रोग से निजात पा सके हैं। भारत में संक्रमण मुक्ति की दर है फिलहाल 76.63%। पिछले 24 घंटे में देश में 8,46,278 लोगों की जांच कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए की जा चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि ओणम का उत्साह देश में और देश के बाहर भी विद्यमान है। ओणम की लहर को हर तरफ महसूस किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 400 करोड़ रुपए के 3 पुलों और 2 सड़क सुधार परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया है। और चुशुल में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच ब्रिगेड कमांड स्तर की वार्ता जारी है। भारतीय सेना के अनुसार पीएलए ने पिछली वार्ताओं के आधार पर बनी आम सहमति के उल्लंघन का प्रयास किया। भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर चीनी सेना की हरकतें नाकाम कर दी। भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी कृत संकल्प है। भारत में राज्यों ने कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर यात्रा, होटल व आर्थिक गतिविधियों संबंधी नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है। 1 सितंबर से अनलॉक 4 लागू हो जाएगा और 7 सितंबर से कई शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं भी शुरू होंगी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सेवाओं की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की गई है, जो इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करेगी। चीन में कोरोना वायरस से जुड़े अपराधों के आरोप में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों पर स्वास्थ्य कर्मियों की जान लेने, यात्रा की सूचनाएं छिपाने या इस बारे में झूठ बोलने के आरोप हैं। बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोट के परिणाम स्वरूप अब लेबनान की आधे से ज्यादा आबादी खाद्य संकट का सामना कर सकती है। लेबनान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और भारत और रूस को FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया है। ऑनलाइन संपर्क में बाधा के कारण ऐसा अप्रत्याशित परिणाम रहा। और इसके साथ ही हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे, सुनते रहिए खबरें ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा पॉडकास्ट पर। नमस्कार। तुलसी कृत ये कथा
जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष बाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है। कसन राम तुम्हरा कहु नीति, धर्म से तु पारक तुम ताता, प्रेम बिबस सेवक सुख दाता। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीत बसन कर
चितवत चित ही चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भिकुटी पर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी निरखि सहज सुंदर दो भाई होहि सुखी लोचन फल पाई जुबती भवन झरोखनि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी कहीं परस्पर वचन प्रीति सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूँ सुनि अति नाही विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरिय जाही वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारी यही कोटि कोटि सतकाम संगीत है शक्ति ईश्वर की, कण कण में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। कहते हैं कि रेडियो तरंगों और संगीत की लहरियों में अद्भुत साम्य है। वे अपने विद्युत तरंगों को प्रभावित करती हैं, उनसे वातावरण अनुप्राणित होता है, पदार्थों में हलचल मचती है तथा प्राणियों की मनोदशा पर उसका अनोखा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं संवेदनात्मक क्षमता की दृष्टि से अन्य प्राणियों से विशिष्ट है, इसलिए संगीत का उस पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। रहा होगा संगीत कभी मात्र मनोरंजन का एक साधन, किंतु संप्रति वो कला के साथ विज्ञान के एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में अपनी पहचान प्राप्त कर चुका है। भाव संचार में तो इसकी महत्ता सदियों पूर्व से ज्ञात रही है। यही कारण है
कि विचार व भाव प्रधान उपनिषद व वेदों की ऋचाएं संगीत की भी सुंदरतम कृति रही हैं। आयुर्विज्ञान में हुए नवीनतम शोध बताते हैं कि संगीत की लहरियों में मनुष्य के शिथिल निष्क्रिय स्नायु तंत्र को सक्रिय करने, उनमें प्राण शक्ति का संचार करने की क्षमता है। संगीत शास्त्र के विविध राग मानव मन को अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अनुप्राणित करते हैं। युद्ध के मैदान में संगीत के इसी प्रभाव में वीर सैनिक अपने जीवन का महानतम बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा करने में समर्थ हो पाता है। शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों की चिकित्सा में संगीत शास्त्र की भूमिका चमत्कारिक है। ये मनोविज्ञान एवं स्वर शास्त्र के विशेषज्ञों के संयुक्त निर्णय का विषय है कि किस रोग में किस संगीत प्रवाह से क्या प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, उसका प्रयोग उपयोग कब किस निमित्त किस प्रकार करना चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में शिक्षाविदों के विचार का ये महत्वपूर्ण विषय है कि संगीत शास्त्र को चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग किस प्रकार बनाया जाए। वो ये भी विचार कर रहे हैं कि संगीत को मात्र रोग निवारण ही नहीं अपितु स्वास्थ्य संवर्धन, बुद्धि एवं प्रतिभा विकास के लिए किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए। संगीत में मानसिक विकारों यथा शोक, क्रोध, चिंता, भय, अवसाद, आवेश इत्यादि के शमन का अद्भुत सामर्थ्य है। भाव, संवेदना एवं बौद्धिक संतुलन के लिए संगीत सर्वाधिक लाभकारी उपचार विधान है। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं पर संगीत के प्रभाव का अध्ययन चिली के वैज्ञानिकों ने किया। चिड़ियाघरों में उनके बाड़े के बाहर विविध प्रकार के संगीत प्रस्तुत किए गए। पाया गया कि मधुर संगीत सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए तथा कर्कश और उत्तेजक संगीत सुनकर उनमें एक दूसरे पर हमला तथा आत्मघाती प्रवृत्ति पाई गई। जलजीवों पर भी संगीत के प्रभाव के प्रयोग का भी यही परिणाम पाया गया। पेड़ पौधों पर संगीत के प्रभाव का अध्ययन बर्लिन के एक उद्यान में किया गया। पाया गया कि उद्यान के जिस भाग में क्रमिक संगीत बजाए गए, उन क्यारियों में दूसरे क्षेत्र की क्यारियों की तुलना में बेहतर ग्रोथ रही। विकसित देशों के कृषि फार्मों में इस तकनीक का उपयोग बेहतर कृषि उत्पादन के लिए किया जा रहा है। बर्लिन में ही वैज्ञानिकों ने दुग्ध पशुओं पर संगीत के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि दूध निकालने के समय मधुर संगीत बजाकर सामान्य से अधिक दूध प्राप्त किया जा सकता है। संगीत के महत्व पर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम शोध परिणामों के आलोक में प्राचीन भारतीय लोरी गायन, सोहर प्रातकाली तथा कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन पर गौवों तथा गोपियों के मुग्ध होने का रहस्य बेहतर समझा जा सकता है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री ने बड़े सपने के लिए स्टार्टअप्स का आह्वान किया। आलेख कौशिक रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया। मन की बात के 68वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऐप नवोन्मेष चुनौती में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि टियर 2 तथा टियर 3 शहरों के युवाओं ने लगभग 2/3 प्रविष्टियां भेजी हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों में लगभग 2 दर्जन ऐप को पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के श्रोताओं को स्वयं को इन ऐप से परिचित करवाने और जोड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए एक परस्पर संवादात्मक ऐप कुतुकी किड्स लर्निंग ऐप
माइक्रो ब्लॉगिंग को मंच उपलब्ध करवाने से संबंधित ऐप कूकू ऐप, युवाओं में चर्चित हो रहे चिंगारी ऐप, सरकारी योजनाओं को लेकर सही सूचना प्राप्त करने संबंधी ऐप आस्क सरकार ऐप तथा स्टेप सेट गो फिटनेस ऐप आदि समेत ऐप का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी कंपनियों में परिवर्तित होंगे तथा विश्व में भारत की छाप छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि विश्व में आज जो भी बड़ी कंपनियां हैं वे कभी स्टार्टअप्स थी। श्री मोदी ने छात्रों तथा शिक्षकों को हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के विस्मृत नायकों की पुरानी कहानियों को सामने लाने को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई अपनी सफलताओं के बारे में सोचता है तो उन्हें हमेशा एक शिक्षक की याद दिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट शिक्षकों के लिए एक चुनौती बन चुका है। शिक्षकों ने नए साधनों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाकर इसे एक अवसर में बदल दिया है तथा इसे उन्होंने छात्रों तक पहुंचाया भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षक छात्रों तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभों को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2022 में देश स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस बात का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संघर्ष के नायकों से आज के छात्रों को परिचित रहना अत्यावश्यक है। केवल उसी स्थिति में छात्र हमारे स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास से अवगत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि छात्र एक अनुसंधान के विषय को खोज सकते हैं। जिन जिलों में वे रहते हैं वहां क्या स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कोई संघर्ष हुआ है। स्वाधीनता संघर्ष के साथ जुड़े उनके शहरों के छात्रों की एक यात्रा की योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यालयों के छात्र हमारी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नायकों पर थिएटर की कहानियां तथा 75 कविताएं लिखने का संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रयास देश के लिए जीने और मरने वाले लाखों विस्मृत नायकों की कहानियों को सामने लाएंगे, लेकिन ऐसे नायकों को भुला दिया गया है। शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाए जाने के साथ प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक वातावरण उत्पन्न करने की दिशा में काम करने तथा तैयारी की शुरुआत करने के लिए शिक्षकों का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र तथा पोषण एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक सूत्र वाक्य को स्मरण किया, यथा अन्नम तथा मनम, जिसका अर्थ है मानसिक तथा बौद्धिक विकास हमारे भोजन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। उन्होंने कहा कि पोषण तथा उचित भोजन बच्चों तथा छात्रों की अधिकतर संभावना को हासिल करने तथा कुशलता दिखाने के लिए उनकी मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बल दिया कि बच्चों को अच्छी तरह से पोषित करने के लिए माताओं को उचित आहार लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पोषण का मतलब सिर्फ भोजन से नहीं है, बल्कि नमक, विटामिन आदि जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह एक कक्षा में एक क्लास मॉनिटर होता है, ठीक उसी तरह एक पोषण मॉनिटर होना चाहिए। इसी प्रकार एक रिपोर्ट कार्ड की तरह एक पोषण कार्ड भी लाया जाना चाहिए। उन्होंने सूचित किया कि पोषण माह के दौरान माईगॉव पोर्टल पर एक भोजन तथा पोषण क्विज तथा मेम प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। उन्होंने श्रोताओं से इसमें भाग लेने को कहा। भारत में विभिन्न तरह के भोजन तथा पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। इस बात पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक विशेष क्षेत्र के मौसम के अनुसार स्थानीय अनाजों, फलों तथा सब्जियों को सम्मिलित करने के लिए एक संतुलित तथा पोषण युक्त डाइट योजना का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।